8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे की फांसी के बाद बगावत शुरू हो गई। पांडे 34 बंगाल इन्फेंट्री रेजिमेंट का सिपाही था। यूनिट ने 1856 में चर्बी वाली गोलियों के इस्तेमाल से इनकार किया था। उस जमाने में तोड़ेदार बंदूकें होती थीं। जवानों को कारतूस दिए जाते थे जिनमें बारूद होता था। जवान दांतों से कारतूस का सर तोड़कर बारूद बंदूक के पाइप में भरते थे। लोहे की सलाख से बारूद को प्रेस करते थे, फिर उसमें लोहे की गोली फंसाते थे और आखिर में निशाना लेकर फायर कर देते थे। बारूद फटता था और इसके प्रेशर से लोहे की गोली निकलकर हदफ को उड़ा देती थी। ये बंदूकें और इनके कारतूस बहरी जहाजों पर बर्तानिया से आते थे। कारतूसों को अमूमन 6 माह समुद्री जहाजों में रहना पड़ता था, जिससे बारूद गीला हो जाता था। चुनाचे कारतूस मेकिंग कंपनियां इन पर प्लास्टिक की झिल्ली चढ़ा देती थी। ये नई टेक्नोलॉजी थी और हिंदुस्तानी हजारों साल से नई टेक्नोलॉजीज के खिलाफ थे। लिहाजा कारतूस जब 34 बंगाल रेजिमेंट तक पहुंचे तो किसी ने मुसलमान सिपाहियों में ये बात फैला दी, इन पर सूर की चर्बी चढ़ी हुई है, जबकि हिंदू सिपाहियों को बताया गया आप जिस चीज को दांतों से खींच कर निकालते हैं वो गौ माता की चर्बी है। इस अफवाह का ये नतीजा निकला, मुसलमान और हिंदू दोनों सिपाहियों ने कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। अंग्रेज अमूमन ऐसे मामलात खुश असलूबी से संभाल लेते थे, लेकिन उस जमाने में एक खर दिमाग जनरल कलकत्ता आ गया था। उसने बागी सिपाहियों के कोर्ट मार्शल का हुक्म दे दिया। इसके नतीजे में गोरे और मुकामी सिपाहियों के दरमियान तसादम हो गया, जिसमें गोरे अफसर मारे गए और यूं बगावत फैल गई। बगावत का आगाज क्योंकि मंगल पांडे ने किया था, लिहाजा गोरों ने इसे गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी। ये खबर बाहर निकली तो बगावत में शिद्दत आ गई और सिपाहियों ने गोरों के असला डिपो लूट कर इन्हें कत्ल करना शुरू कर दिया। सिपाही गोरों को मारते धाड़ते हुए दिल्ली पहुंच गए। उस वक्त बहादुर शाह जफर तख्त नशीन था। इसकी उम्र उस वक्त 82 साल थी और वो ज़ईफ भी था, बीमार भी, और इसे तलवार को हाथ लगाए हुए 30 साल गुजर चुके थे। वो घोड़े या हाथी पर बैठने के काबिल भी नहीं था। बहादुर शाह जफर की कुल सल्तनत दिल्ली तक महदूद थी। वो इस सल्तनत के अखराजात भी पुश्तनी जेवरात, जवाहरात और सोने चांदी के बर्तन बेचकर पूरे करता था, लेकिन इसके बावजूद वो बगावत को हकीकी आज़ादी समझ रहा था। चुनाचे जब बागी सिपाही दरबार में पहुंचे तो बादशाह जंग के लिए तैयार हो गया। इस फैसले के बाद एक नया बहरान पैदा हो गया। मालूम हुआ मुगल खानदान के किसी एक शहजादे को तलवार चलानी नहीं आती। शहजादे सिर्फ 3 कामों के एक्सपर्ट थे: कबूतर उड़ाना, मुशायरे पढ़ना और मुजरे सुनना। बहादुर शाह जफर के पास फौज थी, मगर वो फौज सिर्फ ड्रम बजा सकती थी या बादशाह को सैल्यूट कर सकती थी। इसे लड़ना बिल्कुल नहीं आता था। सिपाहियों ने 20 साल से तलवार बाजी की प्रैक्टिस तक नहीं की थी। चुनाचे फिर इसका नतीजा क्या निकला? बादशाह को स्पोर्ट देकर हाथी पर बिठाया गया, लेकिन वो लाल कला की ड्योढ़ी में ही हाथी की पीठ पर ढेर हो गया। शहजादे घोड़ों पर सवार थे। उन्होंने जर्नैलों के लिबास भी पहन रखे थे और उनके हाथों में अमीर तैमूर और ज़हीरुद्दीन बाबर की तलवारें भी थी, लेकिन वो गोरों की फौज के पहले हल्ले का सामना ना कर सके। बागी सिपाही लड़ते रहे, वो हकीकी आज़ादी के लिए मरते भी रहे, मगर मुगल शहजादे पसपा होते रहे। नतीजतन हजारों लोग मारे गए। मुगल सल्तनत भी खत्म हो गई और हिंदुस्तान भी पके हुए फल की तरह अंग्रेज की झोली में गिर गया। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है, तैमूर की नस्ल 1857 में लड़ने के काबिल क्यों नहीं रही थी? इसकी वजह बहुत दिलचस्प थी। अंग्रेज 1608 में इंडिया आए थे। ये सूरत शहर के जरिए हिंदुस्तान में दाखिल हुए, तिजारती कोठियां बनाई और आहिस्ता आहिस्ता पूरा बंगाल निगल गए। अंग्रेज ने अपनी प्राइवेट आर्मी भी बना ली थी और ये इंडिया की पहली ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी। बहादुर शाह जफर 1837 में बादशाह बना तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे पेशकश की, हम आपके खादिम यहाँ मौजूद हैं, हम आपकी हिफाजत करेंगे, आपको अपनी फौज पालने की कोई ज़रूरत नहीं। बहादुर शाह जफर को ये ऑफर अच्छी लगी। मुगल बादशाह फौजी बगावतों से भी तंग थे और फौज के अखराजात भी ज्यादा थे। चुनाचे बादशाह ने वो ऑफर कबूल कर ली, जिसके बाद कंपनी ने इस बंदोबस्त की एक शर्त रख दी। अंग्रेज का कहना था बादशाह शाही खानदान पर अस्करी तरबियत, मिलिट्री ट्रेनिंग पर पाबंदी लगा दें।
बादशाह ने वजह पूछी तो इन्हें बताया गया, मुगल सल्तनत में हमेशा अंदर से बगावत होती है। अगर शहजादे मिलिट्री ट्रेनिंग लेंगे तो इनमें से कोई ना कोई किसी वक्त बगावत कर देगा और इसके नतीजे में आपका तख्त चला जाएगा। दूसरा, हमें मुगल बादशाह को बचाने के लिए मुगल शहजादों से लड़ना पड़ेगा और ये तैमूरी खानदान की तजलील है। बादशाह को ये बात भी लॉजिकल लगी और यूं शहजादों पर मिलिट्री ट्रेनिंग बैन कर दी गई, जिसके बाद शहजादों के पास कबूतरबाजी, मुजरों और मुशायरों की सनत बच गई और वो इनमें जुट गए। दूसरी तरफ कंपनी की प्राइवेट आर्मी के साइज, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग में इजाफा होता चला गया, यहाँ तक कि 1857 आ गया और बादशाह से लेकर वली अहद तक किसी को तलवारबाजी और घुड़सवारी नहीं आती थी और यूं दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत दिनों में ढेर हो गई। अब यहाँ एक और सवाल भी पैदा होता है, बहादुर शाह जफर ने इतनी बड़ी गलती क्यों की थी? हम इसे मॉडर्न दौर में वीएन की कमी कह सकते हैं। वीएन का तकाजा था बादशाह अंग्रेज की बढ़ती हुई अस्करी ताकत को जहन में रखकर मुगल फौज पर सरमायाकारी करता, छावनियों की तादाद में इजाफा करता, फौज की तादाद बढ़ाता और शहजादों की परवरिश महल्लात की बजाय छावनियों में करता। वो बेशक दिन के एक हिस्से में इब्राहिम ज़ौक और असदुल्ला गालिब की लड़ाई को एंजॉय करता, मगर इसके साथ साथ तलवारबाजी और घुड़सवारी की मशक भी करता रहता। यूरोप में राइफल तलवार की जगह ले चुकी थी। बादशाह दिल्ली में राइफलों के कारखाने लगवाता, जदीद बारूद खाने बनवाता और फौज को निशानेबाजी की ट्रेनिंग दिलाता। इससे यकीनन 1857 में तारीख बदल जाती और अंग्रेज हिंदुस्तान से फरार होने पर मजबूर हो जाता। लेकिन बहादुर शाह जफर क्योंकि वीएन की नेमत से महरूम था, लिहाजा वो ये अंदाजा ही नहीं कर सका हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क के लिए बड़ी फौज और औरंगजेब जैसे सिपा सलार जरूरी होते हैं, और अगर बादशाह और इसकी औलाद का ज्यादा वक्त कबूतरों, शायरों और तवाइफों के साथ गुजरेगा तो फिर सल्तनत नहीं बच सकेगी। और आखिर में यही हुआ, मुगल सल्तनत खत्म हो गई और पीछे बहादुर शाह जफर की बेचारगी और हसरत में डूबे हुए चंद अशार रह गए। हम भी गलती से बहादुर शाह जफर जैसी गलती कर बैठे हैं। हम महदूद वसाइल के बावजूद तारीख की पहली इस्लामी एटमी ताकत बन बैठे हैं। ये बज़ाहिर बड़ी अचीवमेंट है। एक ऐसा मुल्क जो आज तक लोगों को पीने का साफ पानी नहीं दे सका, जो अपनी कुल आबादी का तखमीना नहीं लगा सका और जो 75 बरसों में एक भी फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं करा सका, वो सिर्फ $500 मिलियन लगाकर एटमी ताकत बन गया। लेकिन ये अचीवमेंट के साथ साथ हमारी गलती भी थी। हम एटमी ताकत बनते बनते ये भूल गए थे, एटम बॉम्ब बनाना इतना मुश्किल नहीं जितना इसे संभालना और बचाना मुश्किल होता है, और बचाने और संभालने के लिए मालियाती वसाइल चाहिए। चीन की एटमी ताकत को कोई खतरा नहीं। क्यों? क्योंकि $34 ट्रिलियन की इकोनॉमी इसके पीछे खड़ी है। अमेरिका, रूस, बर्तानिया, फ्रांस, इजराइल और भारत को भी कोई खतरा नहीं। क्यों? क्योंकि इनके पीछे भी खरबों डॉलर्स की इकोनॉमीज मौजूद हैं, जबकि हमारी सूरत हाल ये है, हमारी एक्सपोर्ट्स $30 बिलियन हैं। हम $27 बिलियन फॉरेन रेमिटेंस से हासिल कर लेते हैं और हमारी इंपोर्ट्स $80 बिलियन हैं। हमारे सरकारी अखराजात भी हमारी औकात से ज़्यादा हैं और हमने चोट के ऊपर एक और चोट कर्जों की शक्ल में भी मार ली। हम $130 बिलियन के मकरूज हैं और इन कर्जों का सूद और किस्तें हमारी कमाई का 85% हो चुकी हैं। ये मामला सिर्फ यहाँ नहीं रुका, हम पेट्रोल, गैस और बिजली के मामले में भी दूसरों के मोहताज हैं और हमने इस बिजली, गैस और पेट्रोल का स्विच भी दूसरों के हाथों में दे दिया है और ये सारे बोझ मिलकर हमारी गर्दन तोड़ रहे हैं। हमें चाहिए था हम इस नाजुक सूरत हाल को समझ जाते, लेकिन आप हमारा कमाल देखिए। हमने इसके साथ साथ 22 करोड़ पागल लोग भी इकट्ठे कर लिए हैं और ये रोज धरने देकर पेट्रोल, गैस और बिजली का स्विच बंद कराना चाहते हैं। ये उन लोगों को दिल्ली भी लाना चाहते हैं जो किसी मसलहत या खौफ की वजह से कलकत्ता में बैठे हैं। और ये सारा काम कौन कर रहे हैं? वो कर रहे हैं जो मुगल शहजादों की तरह घोड़े पर बैठ सकते हैं और ना तलवार उठा सकते हैं। और अब आखिरी सवाल ये है, इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा वही निकलेगा जो बहादुर शाह जफर का निकला था। लाल किले यानी एटम बॉम्ब पर कब्जा हो जाएगा, 10, 15, 20 लाख लोग मारे जाएंगे और आखिर में हकीकी आज़ादी का कतबा बच जाएगा। और इस कतबे के साथ एक शख्स अपना सर टिकाकर बैठा होगा, और वो शख्स कौन होगा? वो यकीनन बहादुर शाह जफर होगा।